Welcome in Power Math classes. Today we are going to discuss scalar product और dot product of two vectors. आज हम जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की उस पर ही अपने आप को रखेंगे. बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे. अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सभी आते हैं तो कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉब्लम में नहीं कंफ्यूज्ड होंगे. तो कुछ हम पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं. पहला पॉइंट है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. कोई दो वेक्टर हैं ए एंड बी इज represented by a डॉट बी. इसको हमेशा a डॉट बी नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड रिमेंबर ऑलवेज a डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी आता है. इट मीन्स इट इज एन ए रियल नंबर. ये कोई एक रियल नंबर आएगा. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी. एंड रिमेंबर ऑलवेज ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज ए रियल नंबर. जैसे आपका हो सकता है आप सॉल्व कर रहे हो तो ए डॉट बी की वैल्यू आपकी 4 आ सकती है. ए डॉट बी की वैल्यू आपकी 3/2 आ सकती है. ए डॉट बी की वैल्यू आपकी 0 आ सकती है. ए डॉट बी की वैल्यू आपकी -3 आ सकती है. मतलब जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कहीं पर भी आई कैप जे कैप के कैप नहीं होंगे. कोई भी वेक्टर नहीं होगा, कोई एक रियल नंबर आएगा. तो रिमेंबर ऑलवेज ए डॉट बी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए. नंबर 2, हाउ वी विल डिफाइन ए डॉट बी. ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी. मतलब कुछ इस कैटेगरी से है. जैसे ये आपका सपोज वेक्टर ए है, ठीक है, ओ ए वेक्टर ए है. और सपोज ये ओ बी जो है ये आपका वेक्टर बी है और इनके बीच में ये एंगल थीटा है. तो ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा के बराबर आएगी. थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी. यहीं पर आप एक चीज़ नोट करके रखेंगे. इफ एटलीस्ट वन वेक्टर out of A and B, out of A and B is zero vector, then theta is not defined. थीटा को हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ज़ीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इसके साथ एंगल नहीं निकाल पाएंगे. थीटा इज़ नॉट डिफाइंड एंड A dot B it is coming 0. If at least one vector out of A and B is zero vector, then theta is not defined. theta defined नहीं होगा and A dot B की वैल्यू जो है वो हमारी 0 के बराबर आएगी. ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए. सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को A डॉट B रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे इसका, और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा एक रियल नंबर या स्केलर क्वांटिटी आएगी. ए डॉट बी को हम डिफाइन करते हैं मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा से. जो ए डॉट बी है ये मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा के बराबर होता है. थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ये ए है ये बी है, इनके बीच में थीटा है.
If at least one vector out of A and B is zero vector, then theta is not defined. थीटा को डिफाइन नहीं किया जा सकता है एंड A डॉट B की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आती है। ये हो गया है हमारा डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अब प्रॉब्लम ये आती है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ A डॉट B। A डॉट B का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो पहले हम उसे देखते हैं, उसके बाद इस पर जो भी पॉइंट्स है, तीसरा पॉइंट डाल देते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ A डॉट B। A डॉट B बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे A डॉट B निकाल रहे हैं, ये ठीक है कि स्केलर क्वांटिटी आ रही है, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये है क्या, तो इसको हम देखना चाहते हैं। तो दैट इज़ आवर थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट हम डालेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ A डॉट बी। A डॉट बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा अभी हमने एक फिगर बनाया था, सेम वही फिगर बनाते हैं। ये A है सपोज, और ये आपका B है। ये पॉइंट रखा हमने B, ये वेक्टर B ले लेते हैं, और ये वेक्टर हम A ले लेते हैं, O ले लिया हमने। एक B से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पर, OA पर। लेट अस सपोज दैट इट इज़ आवर एन पॉइंट। एक A से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पर, वेक्टर, ये हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, सपोज ये हमारा M है। दो हमने यहाँ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ये थीटा के बराबर है। अब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं A डॉट B का क्या है। सबसे पहले देखिए, इन ट्राइंगल OMA ट्राइंगल को हम यूज़ करना चाहते हैं। OMA ट्राइंगल में OM हम निकालना चाहेंगे, तो OM अपॉन OA दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, लेफ्ट साइड जो है बेस बनेगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से OM की वैल्यू आ जाएगी OA कॉस ऑफ थीटा। अगर आप चाहें तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कॉस ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ OM। आपने पहले OM की वैल्यू निकाल के दे दी है, ये क्या है, मॉड ऑफ A एंड कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। हम ON भी निकालना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, या ट्राइंगल जो भी लिखना है, इन राइट लिखोगे ज़्यादा बेटर होगा, इन राइट ट्राइंगल BNO राइट ट्राइंगल से आप देखते हैं ON डिवाइडेड बाई OB, ये भी कॉस थीटा ही आया। ON बेस है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से आप लिखेंगे ON दिस इज इक्वल टू OB कॉस ऑफ थीटा। आप चाहते हैं तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड कॉस ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपने ON एंड OM की वैल्यू निकाल दी। शायद आपको पता होना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट तो जानते होंगे, बट कॉमर्स वालों को नहीं पता होता है ये क्या मीनिंग है। यहाँ हम आपको बताते हैं, ये जो ON है, ON का मीनिंग है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन वेक्टर A, और जो आपका OM है, ये बेसिकली है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वेक्टर। जो ON है OB का प्रोजेक्शन है वेक्टर A पर, एंड OM जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वेक्टर है। तो हमने ये OM एंड ON ये प्रोजेक्शंस की वैल्यू निकाल के रख दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना A डॉट B।
हमने ए डॉट बी को डिफाइन किया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी लिख दिया हमने और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉस ऑफ थीटा एक ब्रैकेट में दे दिया। दिस इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। आप देखिए ध्यान से ये किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है, तो ये हो जाएगा ओ एम। साइन नहीं डालना है कोई भी डॉट एंड क्रॉस, सीधा ओ एम लिखा है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ओ एम का मीनिंग है प्रोजेक्शन ऑफ, ओ एम का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ये आ गया है ए डॉट बी। तो ज्योमेट्रिकली हम कह सकते हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर ऑन इट। और हम दूसरे तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, ए डॉट बी। हमने यहाँ मॉड ऑफ बी बाहर रखा था, अब की बार हम मॉड ऑफ ए बाहर करते हैं और ये लिख देते हैं मॉड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। एंड इसको लिखेंगे हम मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी कॉस थीटा की वैल्यू आपकी ओ एन के बराबर है, ये ओ एन के बराबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ये है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ए डॉट बी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ अनदर ऑन इट, मैग्नीट्यूड ऑफ वन प्रोजेक्शन ऑफ अनदर ऑन इट। अदरवाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन प्रोजेक्शन ऑफ अनदर ऑन इट। तो इट इज़ द मीनिंग ऑफ, इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ए डॉट बी। ये ए डॉट बी का सिग्निफिकेंस है। आना चाहिए हमें थोड़ा सा प्रोजेक्शन का फार्मूला, इससे बहुत जल्दी डिराइव हो जाता है और कुछ नहीं है। तो एक हमारा यहाँ पर पॉइंट भी है कि प्रोजेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लगे हाथ हम उस पॉइंट को क्यों यहाँ मिस करें, उसको भी हम समझा ही देते हैं आपको। तो पॉइंट नंबर 4 है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पूछेगा या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछेगा आपसे, तो डिफाइन कर देते हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। नंबर 4, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अभी अभी हमने आपको बताया है ए का बी पर प्रोजेक्शन कितना होता है, ओ एम के बराबर होता है। और आपने कैलकुलेट किया है ओ एम, ओ एम की वैल्यू कितनी यहाँ से लिखी थी, ए डॉट बी। यहाँ से ओ एम निकालेंगे तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना चाहते हैं किस पर, ए पर, तो ये आपने लिखा है ओ एन, ये ओ एन के बराबर है। एंड ओ एन के लिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये मतलब आप लिख दीजिए 1 से, और ये आप कह सकते हैं फ्रॉम सेकंड से, या यहीं से सीधा कह दो ना प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये 1 डालो ना, बेटर ये होगा। सीधा सीधा लिखा हुआ ही है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये फ्रॉम 1 लिखा है मैंने और ये फ्रॉम 2 लिखा हुआ है। तो एक प्रॉब्लम हमारा पेपर में आ भी जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो ये कितना निकाला करेंगे आप, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कभी भी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होगा तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। 4 पॉइंट आपके हो गए। पहले ए डॉट बी का रिप्रेजेंटेशन, और ये बेसिकली होता क्या है, ए डॉट बी डिफाइन कैसे करते हैं, इसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, और इसके बाद एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए।
अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी हम कंफर्म करके ही चलते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। है 8-10 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। अगर ये 8-10 पॉइंट आपको क्लियर हैं तो कभी भी कोई भी आपको स्केलर प्रोडक्ट पर कंफ्यूज्ड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इफ a dot b this is equal to 0, then it is not compulsory that either vector a is 0 और वेक्टर b इज 0। ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, मे बी a परपेंडिकुलर टू b। क्यों भाई, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो बेसिकली a डॉट b की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b एंड कॉस ऑफ 90। तो ये तो मॉड ऑफ a बना रहने दो, ये मॉड ऑफ b, बट ये 0, तो टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इफ़ a डॉट b इज़ 0 देन इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट आइदर a इज़ 0 और b इज़ 0। दो वेक्टर का डॉट 0 होने पर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक 0 हो। जैसे अलजबरा में अगर मान लो हम a b 0 दे देते हैं तो पक्का या तो a 0 है या b 0 है, बट वेक्टर अलजबरा में ऐसा नहीं होगा। 5th पॉइंट कंफर्म हुआ। 6th पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इफ़ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू b देन जो a डॉट b है ये तो पक्का 0 आएगा ही आएगा। बहुत जगह हमें ये प्रूफ कराएगा या प्रॉब्लम दे देगा, इफ़ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड वन अननोन। कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा तो हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट 0 आएगा। अभी बताया था मैंने आपको, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b एंड कॉस ऑफ 90 कॉस 90 0 हो जाएगा। 7th, वेक्टर a डॉट a कितना आता है निकल करके, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड कॉस ऑफ 0, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ a and magnitude of a, that is magnitude of a square. So remember always जो mod of a square है ये हमारा a डॉट a के बराबर होता है। करेक्ट, बहुत जगह काम आएगा। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, अगर कभी आपको वेक्टर का स्क्वायर लिखा मिल जाता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है a डॉट a है। अच्छा, एक बात आपने यहाँ देखी होगी, हमने जैसे ये मॉड ऑफ a लिखा है एंड मॉड ऑफ b लिखा है, यहाँ कोई सिंबल नहीं डाला है, न मैंने क्रॉस डाला है न डॉट डाला है। आप भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो सिंबल है दो डॉट एंड क्रॉस, ये हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में ही आते हैं। ये वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने कोई भी साइन नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 7th पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट 0 होगा। सेम वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा मॉड ऑफ a स्क्वायर के बराबर होगा। मॉड ऑफ a स्क्वायर जो है ना वो हमारा a डॉट a के बराबर जाएगा। अब पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं। i डॉट i की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ i एंड कॉस ऑफ 0, बेटा 1 इंटू 1 दिस इज़ 1। तो आपके सामने एक कंक्लूज़न मैं दे रहा हूँ, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है एंड k डॉट k भी 1 होता है। तीनों की वैल्यू हमारी 1 के बराबर ही आती है। i डॉट i निकालना हो या j डॉट j निकालना हो या k डॉट k निकालना हो, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। 9th पॉइंट, अगर हमें कभी i डॉट j कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू कॉस ऑफ 90। भाई क्यों आया 90, i अलॉन्ग द x एक्सिस है, j अलॉन्ग द y एक्सिस है, x और y के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो i डॉट j जो है मॉड ऑफ i मॉड ऑफ j एंड कॉस ऑफ 90, इन दोनों के तो मैग्नीट्यूड 1 1 होंगे यूनिट वेक्टर के लिए।
बट कॉस 90 ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आई डॉट जे इज़ ज़ीरो। इसी तरीके से अगर जे डॉट के कैलकुलेट करना है ये भी ज़ीरो होगा, और आपको के कैप डॉट आई कैप कैलकुलेट करना है ये भी ज़ीरो होगा। अगर सेम वेक्टर का डॉट ले रहे हैं यूनिट वेक्टर का तो 1 आ रहा है, आई जे जे के। अगर ये दो डिफरेंट हैं तो ज़ीरो आएगा। इवन अभी हम आपको बताते हैं ये कम्यूटेटिव रूल भी फॉलो करता है, तो ये वैल्यू हमारी जे डॉट आई भी आ जाती है, और ये वैल्यू के डॉट जे भी आ जाएगी, और ये आई डॉट के भी आ जाएगी। दो डिफरेंट आई जे के किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी वैल्यू आपको ज़ीरो के बराबर ही रखनी है। तो ये आपने पॉइंट नंबर 9 सीखा। सबसे पहले आपने क्या देखा था, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ए डॉट बी इसका रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आपने देखा ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद हाँ, अगर वहाँ पर कॉस थीटा निकालना भी पड़ता तो आप लिख देते, कितना लिखते, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। मतलब मैंने थर्ड पॉइंट में नहीं, वो सेकंड पॉइंट में नहीं बताया था, शायद मैंने नहीं लिखा था, आप लिख लेना। जैसे ए डॉट बी जो है ये आपने लिखा था मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। अगर यहाँ से कभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर पूछता है तो ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आपका सेकेंड पॉइंट में ही हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद हमने आपको बताया था व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ अनदर ऑन इट। ये था हमारा ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हमने प्रोजेक्शन ए का बी पर कैलकुलेट किया था, बी का ए पर कैलकुलेट किया था। अगर ए डॉट बी की वैल्यू ज़ीरो है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कम से कम ज़ीरो होना ही चाहिए। इसी तरीके से अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो डॉट ज़ीरो होगा। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होता है। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई की वैल्यू 0 के बराबर होती है। इवन ये रिवर्स ऑर्डर में भी बराबर ही आती है, क्योंकि अभी हम आपको प्रॉपर्टी लिखाने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम डॉट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जो पॉइंट्स हम लिखा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में, यही सारे पॉइंट्स हमें क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिखने हैं। बस अगर दोनों का हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, दोनों में हमें बेसिक डिफरेंस पता लग जाता है, तो फिर किसी भी कैटेगरी का ये प्रॉब्लम दे दे एग्ज़ाम में, हम उस पर कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्चुअली वी मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ़ वी आर नॉट हैविंग करेक्ट कॉन्सेप्ट देन डेफिनेटली वी विल फेस सम प्रॉब्लम। आई थिंक 8 या 9 पॉइंट हो चुके थे, अब ध्यान नहीं मुझे, हमने 10 पॉइंट डाल दिया। 10th पॉइंट हम क्या बताने वाले हैं आपको, डॉट प्रोडक्ट फॉलो द कम्यूटेटिव रूल। ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब डॉट प्रोडक्ट फॉलो द कम्यूटेटिव रूल। ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। नंबर 11, इस रूल की कोई आपको पता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रूल? ये रूल यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों हो जाएगा? ऐसा इसलिए है, ए डॉट आई स्केलर क्वांटिटी, आपने अभी अभी पढ़ा है ये स्केलर क्वांटिटी है। बी डॉट सी, तो भाई एक वेक्टर और स्केलर के बीच में कभी डॉट नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, कभी भी आपको ए डॉट बी डॉट सी लिखा नहीं मिलेगा। जैसे कोई बच्चा 2 डॉट वेक्टर ए लिख देता है तो उसके आगे तो क्वेश्चन मार्क ही लग जाएगा, या कोई बच्चा 2 क्रॉस ए लिख देता है तो इसके आगे भी क्रॉस ही लग जाएगा, क्योंकि एक स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट नहीं हो सकता है, स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है
डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब इसको हम ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी लिख देते हैं। मतलब इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल अपना फॉलो करता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए एंड ए डॉट बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी। एंड अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें, इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा आप यूज़ करेंगे। A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप है, और आपसे कहा जाता है A डॉट बी कैलकुलेट कीजिए। करिए स्टार्ट, पहले आप इसका करिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। इसको A1 आई कैप डॉट ऑफ, ये लिख दो पूरा, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप प्लस नेक्स्ट टाइम क्या लिखें आप, B1 जे कैप डॉट ऑफ क्या लिखेंगे भैया, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप प्लस थर्ड टाइम में C1 के कैप है डॉट ऑफ A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसका पहले डॉट लिया है हमने, फिर इसका डॉट लिया है, फिर इसका डॉट लिया है, तीनों का डॉट ले लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई। आई डॉट आई तो आपको पता है 1 है, आई डॉट जे आपको पता है 0 है, आई डॉट के भी पता है आपको 0 है। तो ये पहले ब्रैकेट से A1 A2 प्लस 0, एक ब्रैकेट तो आपका फिनिश हो गया, प्लस दोबारा देखिए जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट जे आपका कितना होगा 1 होगा, एंड जे डॉट के अगेन आपका 0 होगा। तो ये 0 प्लस V1 V2 प्लस 0 होगा, प्लस अब थर्ड में देखो, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो के आई आपको मालूम है 0, के जे भी 0, बट के डॉट के आपका 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास एक कंक्लूज़न आ गया है, ए डॉट बी इज़ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। केवल करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का आप प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये आपका ए डॉट बी निकल के आ जाता है। तो ये 10-12 पॉइंट्स हैं जो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपने देख लिया है। करेक्ट। एक छोटा सा आप डिटेल्स स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा बैड लक है तो वैसा क्वेश्चन आता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आता है। उस पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं। एक वेक्टर का कंपोनेंट्स अलोंग द अनदर वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी तो कुछ भी डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड और नहीं हो सकता है। अब जैसे साइंस के बच्चे तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्टडी करके आते हैं। जैसे एक कुली है, कुली कुछ लगेज को अपने सर पर रख करके हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, कितना ये वर्क डन करेगा। तो साइंस के बच्चे पढ़ते हैं F डॉट डी होता है। अब लगेज एंड जो इसकी डिस्टेंस है इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 आ रहा है। तो यहाँ पर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुली कोई वर्क ही नहीं कर रहा है, वर्क डन बाय कुली दिस इज इक्वल टू 0 हो जाता है। मान लो हम अपने सर पर कोई लगेज वजन रख लें, बोझा रख लें, हमने 50 किलो रख दिया, हम तो दबे जा रहे हैं वजन से और चल भी रहे हैं, बट साइंस कहती है कि आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पर चल रहे हैं आप। तो हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है वेट और सेकंड डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में कोई भी एंगल जो है वो 90 है, तो इसलिए डॉट 0 आ जाता है। अब देखते हैं हम component of a vector along and perpendicular to another vector
बहुत टफ पेपर होगा तभी आ सकता है, अदरवाइज पेपर में आने का कोई चांस ही नहीं होता है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। ये अपना ए पॉइंट रखा हमने, वेक्टर ए, और ये बी पॉइंट दे दिया है, ये अपना वेक्टर बी रखा है। मतलब ओ ए रिप्रेजेंटेड वेक्टर ए एंड ओ बी रिप्रेजेंटेड वेक्टर बी। हम बी के कंपोनेंट निकालना चाहते हैं अलोंग ए एंड परपेंडिकुलर टू ए। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन से अगर आप देखें तो बड़े प्यार से आप लिख सकते हैं वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम बी, दिस इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो अब आपका कंपोनेंट्स जो ओ बी है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपका क्या है ओ एम, इस कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, और एक आपका क्या है एम बी, इस कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। सपोज पेपर में आ जाता है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी अलोंग द ए एंड अलोंग बी। तो ए और बी दिए होंगे कंपोनेंट्स फॉर्म में, तो कैसे हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं ये हमें देखना है। हमने इन दोनों के बीच में एंगल थीटा मान लिया, तो सबसे पहले ओ एम लिखते हैं। ओ एम दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम इंटू ए कैप। इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वेक्टर का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन तो ए कैप है और मैग्नीट्यूड इसका ओ एम है, ये लिख दिया हमने। अब जनाब ओ एम की वैल्यू निकाल के लाइए आप कितनी होती है, तो हम अलग से कर देते हैं ना यहाँ से। अभी तो किया था जब मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझाया था, तो ओ एम अपॉन ओ बी दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा है, तो ओ एम की वैल्यू है हमारी ओ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जो ओ एम वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ एम की जगह पर हम लिख सकते हैं ओ बी कॉस ऑफ थीटा एंड ए कैप। ओ बी का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे दिया मैंने ओ बी, एंड कॉस थीटा हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इन सब के आगे हमने लिख दिया ए कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैंसिल हो गया, ये आ गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, और आपको पता है ए यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपने जो ओ एम वेक्टर है ये कैलकुलेट कर दिया है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये कोई हमारा क्या निकल के आएगा, ये नंबर निकल के आएगा, स्केलर नंबर होगा, और साथ में इसके क्या लग जाएगा ए वेक्टर। तो ये पहला कंपोनेंट आ गया ओ एम। हमें एम बी चाहिए, तो एम बी निकालना हमारे लिए बड़ा आसान काम है। ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, ओ एम प्लस एम बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर है। तो यहाँ से एम बी वेक्टर की वैल्यू आती है ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। ओ बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर ये तो गिवन ही होगा, माइनस ओ एम अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये कितना है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड वेक्टर ए। तो इस तरीके से ये दो हमारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। ये अलोंग द ए है, ये क्या है अलोंग द वेक्टर ए है, और ये है परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो ये हमने आज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के सारे पॉइंट कंफर्म कर लिए हैं। तो ये चीज़ हमारी फिनिश हो गई है। अब अगली क्लास पर हम इसकी प्रैक्टिस रखेंगे। आज टोटल हमने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा है। थैंक यू बेटा।